वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा वो कईयों के गले के नीचे उतर नहीं पाया। मुस्लिम समुदाय को सच का ऐसा आईना दिखाया जिससे कांग्रेस तिलमिला गई और केवल कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों ने उनके बोली और भाषा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ की संपत्ति का अगर ईमानदारी से उपयोग हुआ होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। इस बयान के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल जिस तरीके इसका रिएक्शंस दे रहे हैं वो बड़ा हैरान करने वाला है। विपक्षी उनकी बोली और भाषा पर सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की हिमायती वो विपक्षी दल इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों के हालात इतने बद से बदतर क्यों। वो इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आज मुसलमान हाशिए पर क्यों। जो रिपोर्ट्स हैं वो चौंका देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राजनीति हो रही है, जबकि होना यह चाहिए था कि अगर मोदी ने कुछ कहा तो ऐसा क्यों कहा, इस पर चर्चा होना चाहिए और वो चर्चा सार्थक होनी चाहिए थी। यह सवाल उठता है कि मुसलमान आज बुरे हालात में क्यों हैं। मुसलमानों के इस हालात को समझने के लिए और प्रधानमंत्री के बयान को और गहराई से समझने के लिए हमें उनके हालात को समझना बहुत जरूरी है। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठित सच्चर समिति ने भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालात का डिटेल्स रिपोर्ट तैयार किया था। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर हैं इस देश में। उस रिपोर्ट में उदाहरण दिया गया था कि केवल 4% मुसलमान युवा ही ग्रेजुएट हैं। ये बात 2006 की कही जा रही है। अगर साक्षरता दर भी राष्ट्रीय औसत से नीचे थी मुसलमानों की, अगर नेशनल लिटरेसी की बात करें, इतना ही नहीं, उस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी देखने को मिली। लाइक वॉशरूम नहीं होना, पानी की कमी होना, प्रॉपर लाइट्स नहीं होना, पढ़ने लिखने और रोजगार की कमी होना। अगर ऐसे हालात में वो रहने को मजबूर हैं तो समझा जा सकता है कि उनकी सामाजिक स्थिति पर किस तरह का प्रभाव पड़ता होगा। कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी घटता गया है। हम बात बता रहे हैं कि 1980 में लोकसभा में 49 मुस्लिम सांसद थे, जो 2014 में घटकर केवल 22 रह गए। कांग्रेस ने 2014 के चुनावों में 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से केवल 7 सांसद ही संसद पहुंच सके। मुस्लिम समुदाय भी यह मानती है कि कांग्रेस उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका नहीं दे रही है, जिससे समुदाय में असंतोष बढ़ा है। 2014 के बाद बीजेपी के प्रभाव के चलते कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसी मुस्लिम पैरोकार की पार्टियां ने लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में मुसलमानों को टिकट देना कम कर दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि सच्चर समिति की सिफारिशों पर यूपीए सरकार में किस तरह का कोई अमल ही नहीं किया गया और जिसके कारण मुसलमानों के हालात और खराब होती गई। लेकिन अगर बीते एक दशक, यानी हम कहें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, मोदी सरकार आई है, तब से अलग अलग योजनाओं, नीतियों और समुदाय की आत्म प्रेरणा के चलते मुसलमानों के हालात में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। पिछले साल में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी यानी PRICE की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2023 के बीच मुस्लिम परिवारों की औसत सालाना आय 2.73 लाख रुपए से बढ़कर 3.49 लाख रुपए हो गई, जो कि
27.7% की बढ़ोतरी है, लगभग 28% की। इस अवधि में हिंदू परिवारों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो केवल लगभग 19% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अगर हिंदुओं से तुलना करें तो मुसलमानों की जो आय है वो करीब करीब 8% ज्यादा हुई। हालांकि इस बढ़ोतरी का एक फायदा तो हुआ है कि दोनों समुदाय के बीच आय का अंतर 87% घटकर केवल 250 रुपए का महीने का रह गया है। इस सुधार में अब सवाल है कि जब हालात बेहतर हुए हैं तो भाई उसके पीछे का कारण क्या है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सुधार में सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन वितरण और किसान सम्मान निधि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुसलमानों ने प्रगति की है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में बताया कि 2001 में मुसलमानों की साक्षरता दर महज 59.1% थी, जो 2011 में बढ़कर 68.5% हुई। हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS की 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की साक्षरता दर 79.5% पहुंच गई, मतलब 68% से भी बढ़कर के 80% के करीब में पहुंच गई, जो कि राष्ट्रीय औसत 80.9% के करीब है। यानी कि मुसलमानों में जागरूकता आई है, उनकी सोच में बदलाव आया है। उच्च शिक्षा में भी मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी है। जहां 2012-13 में केवल 4.5% मुस्लिम उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, यानी ग्रेजुएट हो रहे थे, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर के 8.5% के करीब हो गई है, 8.4% हो गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों ने मोदी के राजकाज के दौरान किस तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है। अगर आजकल हम सब जानते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के किस तरह का बवाल मचा है, जो पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अब आप समझिए कि इसके पीछे की राजनीति को। बंगाल में जो कुछ भी हुआ, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो आतंकी संगठन हैं उन लोगों का इसमें हाथ है। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी जो रोहिंग्याज हैं वो इनके पीछे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 500-500 रुपये दे करके लोगों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है और हिंसा का ये खौफनाक खेल खेला जा रहा है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी की बात करें तो यह प्रॉपर्टी भारत में लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन और 8.72 लाख संपत्ति, जिनमें कमाई केवल 200 करोड़ है। सरकार वक्फ प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल कर उनका उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए करना चाहती है। ये रिजिजू ने दावा किया था संसद में। इन संपत्तियों की अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ है, जिससे वक्फ बोर्ड, अगर हम तुलना करें तो भारतीय रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरा सबसे बड़ा अमीर संस्थान बन सकता है और सबसे बड़ा भूमि स्वामी भी वह बनता है। सच्चर समिति की रिपोर्ट 2006 की रिपोर्ट के मुताबिक यदि वक्फ संपत्तियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए तो यह सालाना 12,000 करोड़ की आय उत्पन्न कर सकती है। हालांकि मौजूदा दौर में इन संपत्तियों से केवल 163 करोड़ की आमदनी होती है। कहां 12,000 करोड़ और कहां 163 करोड़। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्फ की संपत्तियों का कैसे वारा न्यारा किया गया, कैसे कुछ लोगों ने संपत्तियों पर कब्जा करके बाकी मुसलमानों के उनके रहमो करम पर छोड़ दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्फ की संपत्तियों का प्रभावी उपयोग क्यों नहीं किया जाता। अगर इसका प्रभावी उपयोग किया जाता है तो इसमें कई सारी चुनौतियां भी, जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट। इनके चलते कई वक्फ संपत्तियां जिनका किराया करोड़ों में आना चाहिए वहां मात्र कुछ हजार मिल रहे हैं, जबकि मजबूत लोग जमीन पर 5 स्टार होटल बनाकर करोड़ों का लाभ कमा रहे हैं। CAG की रिपोर्ट के 2018 की जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड के खातों में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, यानी वित्तीय अनियमितताएं, और इसकी पहचान भी की गई थी। उस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कई प्रमुख वक्फ संपत्तियां कई साल से अवैध कब्जे में, जिससे समुदाय को संभावित राजस्व यानी रेवेन्यू की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। करीब 40,951 विवाद अभी भी लंबित हैं वक्फ से जुड़े, जिसके चलते हजारों एकड़ जमीन से कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कुछ लोग वक्फ की संपत्तियों पर राज कर रहे हैं। वो अपनी जेब तो भर रहे हैं, लेकिन जो बाकी मुसलमान हैं वो आज भी हाशिए पर।
तो समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह बयान दिया तो इस बयान के मायने क्या है। लिहाजा चर्चा यह होनी चाहिए थी कि मुसलमान देश की प्रगति में कैसे बराबर के हिस्सेदार बने और कैसे हाथ से हाथ मिलाकर के, कंधे से कंधे मिलाकर के देश की प्रगति की राह को और बेहतर बनाए। लेकिन चर्चा कुछ और होती है। चर्चा होती है कि मोदी ने बयान ऐसा क्यों दिया। अरे भाई, थोड़ी तो चर्चा करो कि मुसलमान आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी क्यों केवल 8% मुसलमान ग्रेजुएट है। ये बेहद शर्मनाक आंकड़े हैं और इस पर गंभीर से सोचने की जरूरत है। इस बात की जरूरत है कि कैसे मुसलमान देश की प्रगति की राह में आगे आ सकते हैं। भाई, ये समझना होगा कि यह हिंदुस्तान है, यह भारत है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। 21वीं सदी का भारत जब चांद पर पहुंच गया तो भी कुछ लड़के आज पंक्चर बनाने के हालात में क्यों बैठे हुए, ये समझने की जरूरत है। कैसे लगी आज का यह वीडियो, आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमें लिख भेजिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।